हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। आपको पता है राजस्थान एपीयू का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज हम हमारा पहला मेजर एक्ट शुरू करने वाले हैं। ये मेरा फेवरेट एक्ट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू करने वाले हैं विद रेफरेंस टू हम बीएसए, जो आपका दोनों आपको ये पता है कि राजस्थान एपीयू का जो कोर्स है उसमें आपके एविडेंस एक्ट भी है और आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है, बीएसए भी है। तो आप दोनों में कोर्स भी सेम है। अगर आप कोर्स जो अभी रिसेंटली अपलोड हुआ था आरपीएससी के द्वारा, जो एपी राजस्थान एपीओ का, अगर आप कोर्स देखेंगे, ध्यान से सेक्शंस देखेंगे, तो दोनों में आपके सेम सेक्शंस आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोर्स बड़ा हो गया है, डीप डाउन जिन बच्चे हताश ना हो, अगर आपका एविडेंस एक्ट आप पहले से किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार करते आ रहे हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल भी नहीं है ये एविडेंस एक्ट तैयार करना, क्योंकि सेक्शन जो है बेसिकली सेक्शन सेम है, थोड़ा बहुत नंबर का उलटफेर हुआ है। आपको एक्सेप्शनली जो है वो फैक्ट्स जो हैं वो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नंबर्स का है। जो आपके मेन हम सेक्शंस हैं उनको ज्यादा अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या नंबर चेंज हुआ है, बट हमको पढ़ने तो दोनों है। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात, जो आपके राजस्थान एपीओ के कोर्स में जो अभी रिसेंटली लेटेस्ट सिलेबस अपडेट हुआ था, उसके अंदर आपका जो चैप्टर 4 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, ओरल एविडेंस तक का चैप्टर 4 जो था, वहीं तक आपके जो है ना, वही आपके जो बीएसए है वहां उसमें भी वहीं तक आपके सिलेबस में है। तो इससे फर्दर हमको नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये हो गई, तो आधा कोर्स तो आपका यही खत्म हो गया है। फिर अब उसके बाद हम दूसरी बात जो करें, तो आप अगर साथ साथ पढ़ना, मुझे जो मेरा पढ़ने का तरीका है, जो मैंने पढ़ के देखा, तो मुझे ये लगा कि अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को बीएसए के आप साथ ही पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। सो आप भी हमें पढ़ाई भी हम भी उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे। सो पहली बात जो है कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, आपको पता है 1872 का बहुत पुराना एक्ट था। तो उसमें काफी सारे हमने ना बाद में हमने अमेंडमेंट्स लाते गए, जैसे जैसे हमारे स्पेशली हमारे आईटी एक्ट जब जुड़ा था, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के कारण हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए गए। और वो इतनी सारी चीजों में हर बार चेंजेस करना, थोड़ा सा अमेंडमेंट्स का करना, तो एक एडिशन होता जा रहा था। बट उन्हीं को करते हुए पूरे एक्ट को वापस आप अब नोटिस करना कि जो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एविडेंस लॉ बुक से उठा रहे हैं और हमने बाद में सेक्शन एक और ऐड किया कि वो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसको भी हम एविडेंस मानेंगे, तो उसके लिए सेपरेट सेक्शन बनाना पड़ा। तो उसी को पहले वाले सेक्शन में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इस तरीके से आपको पता है सेक्शंस आए थे। तो अब इस तरीके से हमारे बीएसए में चेंजेस आए। तो ये आपको इतना बेसिकली जो आपके, अगर आप एविडेंस एक्ट पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो बस आपका जो अगला सेक्शन है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स था, वही तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं। कुछ सेक्शंस आपके रिमूव भी हुए हैं जो आपके रिपील्ड शो हो रहे थे, जैसे कि अब आगे हम देखेंगे कि हमारा सेक्शन 2 रिपील था इंडियन एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 3 में डेफिनेशंस थी, 4 में हमारे में प्रेज्यूम और ये डेफिनेशंस थी। अब हमारे सेक्शन 2 के अंदर ही, जैसे हम बाकी एक्ट में पढ़ते आ रहे हैं, सेक्शन प्रिलिमिनरी सेक्शन कहां तक रह गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ही रह गए हैं। थर्ड से हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स की बात हम करते हैं। तो कुछ चीजें आप अब है ना पॉइंट से हम याद करने की, रखने की इसको कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि साथ साथ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों एक्ट्स को आप साथ में रखिए। बहुत इजीली हम दोनों एक्ट्स को साथ साथ आपका 2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके, तो 1872 में है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट आया था। फिर 2003 के अंदर बीएसए इनैक्ट हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, और आपके दिसंबर 25, 2023 ये आपके बीएसए की इनैक्टमेंट डेट है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्योंकि ये पहली बार आ रहा है प्रीलिम्स में, तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कि हमारे बीएसए की इनैक्टमेंट डेट क्या थी, दिसंबर 25, 2023 तो रिसीव हुआ था, प्रेसिडेंट की एसेंट हमारी हुई थी। फिर और उसके बाद क्या था कि दूसरा जो हमारी बात थी कि ये एक्ट क्यों लाया गया, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमारे जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स थे उनको हम भूले नहीं है। वो जो पुराना एविडेंस एक्ट था उसके साथ हमारे जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है ना, हमने अडॉप्ट किया है। हम टाइम के साथ चेंज हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब भी हम अभी तक चाहे कॉलेज में पढ़ा या आगे हम पढ़ते थे, हम हमेशा यही बात करते थे कि इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, ये इतने सालों पुराने हो गए थे कि एक तरीके से ये हमारे आज के टाइम के साथ, आज के बढ़ते हुए क्राइम्स के साथ ये चीजें मैच नहीं कर रही थी। तो इसलिए ये एक्ट्स को चेंज लाना बहुत जरूरी हो गया था कि
आपको पता है कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव है, तो ये जो एग्जॉस्टिव रूफ थी इसके अंदर ही हमने डिजिटल रिकॉर्ड्स के अंदर हमने चेंजेस लिए और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था, इंश्योरिंग जस्टिस थ्रू रेगुलेटेड एडमिसिबिलिटी, कि हमारा जो हमारे न्याय प्रणाली है उसका बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जस्टिस मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये जो चेंजेस लाना बहुत जरूरी हो गया था समय के साथ। अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट में दो चीजें पढ़ते हैं कि आप सभी को पता है हमारे दो तरह के लॉज होते हैं, एक होता है हमारा लेक्स लोकाई, ये, और एक होता है हमारा लेक्स फॉराई। अब ये दो टर्म्स क्या है भाई, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपने इसका शायद है ना जो इसका ट्रांसलेशन होता है वो आपने पढ़ा होगा, आप सभी को पता है लेक्स लोकाई मतलब होता है कि जो लोकल लॉज हमारे कंट्री के जो लॉज हैं जो कि एक जुरिस्डिक्शन के बेस में टेरिटोरियल बेस्ड जो हमारे लॉज होते हैं उनको हम किसकी कैटेगरी में लाते हैं, दो तरह के हमारे लॉज होते हैं, एक होते हैं लेक्स लोकाई, एक होते हैं लेक्स फॉराई। तो जो हमारे टेरिटोरियल बेस्ड होते हैं हो गए वो आपके किस में आते हैं, लेक्स लोकाई में, और जो आपके कोर्ट बेस्ड होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कोर्ट बेस्ड जो होते हैं लॉ ऑफ, इसका अगर ट्रांसलेशन देखा जाए तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोरम और कोर्ट। ओके, तो आप सभी को इससे समझ में आ गया होगा कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, या अब बीएसए बोले तो किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे आते हैं लेक्स फॉराई के कैटेगरी में। तो ये एक कई एग्जाम्स में आने वाला पीवाईक्यू है हमारा कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किस टाइप का है, ये है हमारा लेक्स फॉराई, लॉ ऑफ कोर्ट। ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, सीआरपीसी हो गया, हमारा सीपीसी हो गया। अब जो ये जो नए लॉज आ गए हैं तो ये जो है ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में काम आते हैं। आईपीसी जो है ये जो हमारे जो डिफाइनिंग है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाकी जो लॉज जो काम आते हैं किसी भी इसको पुलिस स्टेशन में बाकी सब जो चीजों में भी यूज होता है, जो हमारे जुरिस्डिक्शन बेस्ड होते हैं लॉज वो जो आपके वो आते हैं लेक्स लोकाई, जैसे कि आपके आता है आईपीसी। ओके, इसका एग्जांपल तो क्या है हमारा आईपीसी, और हमारा इसका क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, सीआरपीसी हो गया और सीपीसी हो गया, ये आपके आते हैं लेक्स फॉराई में। अब हमारे जो एग्जामिनर्स हैं उनका जो उसके लिए अब हो सकता है आपके बहुत गिचपिच हो रहा होगा, एक बात तो हम ये करेंगे कि अब जो है जो लॉ का बाइफरकेशन होता है, एक तो भाई मैंने आपको बता दिया लोकेशन के बेस पे लेक्स लोकाई और लेक्स फॉराई। दूसरा टाइप जो हमारे लॉ का होता है वो होता है हमारा प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। प्रोसीजरल लॉ क्या बात करता है, वो हमारे जब भी हम कोई लॉ की बात करते हैं अगर हमारा लॉ आंसर करता है हाउ का, आई मीन प्रोसीजर का, कि कैसे, हम क्वेश्चन पूछेंगे लॉ से कि कैसे, तो अगर वो उसका आंसर दे रहा है कि वो अगर कोई प्रोसीजर बता रहा है तो वो हम बात करेंगे कि वो हमारा प्रोसीजर लॉ कहलाता है। और अगर हम आंसर करेंगे कि व्हाट, तो हमारा आंसर अगर आएगा, अगर व्हाट का आंसर आता है तो हम बात करते हैं सब्सटेंटिव लॉ की, जहां पर कभी हम कोई टर्म की डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद में प्रोविजंस की बात करते हैं तो वो आपके आते हैं सब्सटेंटिव में। और अगर हम उसका हाउ, अगर कोई हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि कोई किसी की कोई एप्लीकेशन है, कोई आपको फाइल करनी है, उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो आपके आते हैं प्रोसीजरल में। तो आपको इससे भी मीनिंग समझ में आ गया होगा कि आपके जहां पे ये जो बीएनएस आईपीसी है ये आपके प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग सब्सटेंटिव लॉज प्रोवाइड्स द मशीनरी फॉर अप्लाइंग द सब्सटेंटिव लॉज लाइक बीएनएस आईपीसी। अब आईपीसी जो है आपको पता है हमारे कौन से ऑफेंसेस हैं वो उनको डिफाइन करता है, तो लेकिन उनके अंदर हम उनको अप्लाई कैसे करें, हाउ वी विल बी अप्लाई देम, तो उसका आंसर हमारा प्रोसीजरल लॉ करता है। जैसे आपके आंसर करता है सीआरपीसी, और सीआरपीसी क्या आंसर कर, और फिर दूसरा आंसर क्या आंसर करता है कि उनको प्रूव कैसे करेंगे, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, वो कौन सा हमारा एक्ट बताता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, और या अब हम कहें भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, सिंपल्स। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप ये क्लास जो है कि ये सिर्फ एक राजस्थान एपीयू के बच्चे के लिए नहीं कोई लॉ, अगर आप लॉ स्टूडेंट भी हैं किसी भी एंगल से, आप बेसिकली
आपके एविडेंस एक्ट को या भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ेंगे तो बाय रूट्स, बाय आपके ना बेसिक फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए। ये एक्ट बहुत प्यारा एक्ट है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। जस्ट बिकॉज हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, हमको ये एक्ट बहुत भारी लगता है। तो इसलिए मैं आपसे बहुत डिटेल में बात कर रही हूँ। लेज डाउन द रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग एंड एडमिटिंग एविडेंस। फिर और इसके अंदर क्या होता है, हमारी डेफिनेशंस ऑफ प्रूफ, रेलेवेंसी। तो अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारा भारतीय साक्ष्य नियम जो अधिनियम है, बीएसए है, उसका क्या नेचर है मैम। तो सर हमारा जो बीएसए है उसके अंदर मोस्टली पार्ट जो है वो हमारा आता है प्रोसीजरल, और साथ के साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं जैसे रेलेवेंसी की, एस्टॉपल की, कुछ चीजें हम ऐसी बात करते हैं जहां पे हम सब्सटेंटिव लॉ की भी बात करते हैं। और इससे हमारा बीएसए का नेचर क्या निकलता है, कंक्लूजन इज प्राइमरीली प्रोसीजरल लॉ बट एम्बेड्स क्रूशियल सब्सटेंटिव एलिमेंट्स दैट डिक्टेट केस आउटकम्स। कुछ ऐसे आउटकम्स भी हैं जिनको हम हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। फिर अब जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसके अंदर जो इसकी आपकी अरेंजमेंट है वो क्या बात करता है कि इसके अंदर हमने अभी तक पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो आप अब देख लीजिए कि उसका जो अरेंजमेंट है वो बात करता है 167 सेक्शंस की बात करता है, 11 चैप्टर्स की बात करता है और 3 पार्ट्स की बात करता है। अब ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट, यहीं पे मैं एक और बात दे रही हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो था ये एक आपका बहुत फेवरेट एग्जामिनर्स का पीवाईक्यू है कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट किसने दिया था। तो सर ये हमारे दिया था सर जेम्स फिट्ज स्टीफन ने। ये कई तरह के एग्जाम्स में एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको पता है 1872 150 साल पुराना लॉ, तो ब्रिटिशर्स के टाइम का था। तो ये एक फेमस नेम है जो आपसे अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किसने दिया था। फिर कॉलोनियल एरिया की डेफिनेशंस दे रखी थी विद टाइम के साथ हमको। अब इसमें बीएसए के क्या फीचर्स हैं, मॉडर्नाइज्ड है। ये जो है ये आपको लग रहा होगा कि मैम ये एपीओ का, ये हमारे मेंस के कई क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेगा अगर हमारे बीएसए से लेवल से अगर कोई मेंस का क्वेश्चन आया तो, इसलिए साथ साथ पढ़ते चलिए कि अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हम बात कर रहे हैं। तो ये मॉडर्नाइज है, कंसोलिडेटेड है फ्रेमवर्क, फिर एक्सप्लिसिट इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट्स वाया वीडियो टेस्टिमोनी। ये पॉइंट्स हम अलग बाद में हम अमेंडमेंट से पढ़ रहे थे। अब हमारे लिए एक तरीके से ये इंक्लूड कर दिया गया है कि ये इनहेरेंट पार्ट है हमारे एविडेंस एक्ट का। पूरी तरीके से ये एक्ट कंसोलिडेट करके लाया गया था। फिर अब आपका जो सेक्शन 1 जो है आपका बेयर है कि अगर आप है ना आपका इंडियन एविडेंस एक्ट खोलेंगे और आपका बीएसए खोलेंगे तो एक चीज आप देखिए कि पहला चेंज जो है आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट खोलेंगे तो सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सबसे बड़ा चेंज जो है ये एक्सटेंट वाला, ये अब आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूं तो इसको आप मान लीजिए कि इसको मुझे ध्यान देना ही है। ये कुछ नई चीजें हैं, पहली बार बीएसए आ रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए कि पहला चेंज जो हमारे क्या आया है, यहीं पे मात खा जाओगे, सेक्शन 1 को इग्नोर कर जाओगे। हमारे अब जो है ये एक्सटेंड वर्ड जो है ये आपके कन्वर्ट हो गया है एप्लीकेशन में, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर के बाद हमारे होल इंडिया में हो गया था तो एक्सटेंड वर्ड का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। यूज द वर्ड एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, बट बीएसए सेक्शन 1 यूजेस द वर्ड एप्लीकेशन। ओके, तो इसका मतलब अब जो है अब यहाँ पे क्या है, आप डेफिनेशन में आगे पढ़ेंगे हम कि अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ओके, इसके एप्लीकेशन की बात हम करेंगे। अब सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 जो है वो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। तो कुछ मैं सबसे पहले आपके मेजर चेंजेस की बात कर रही हूँ, हम बेयर एक्ट से भी चलेंगे। तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या था कि इंश्योर्स ऑल वर्ड्स यूज्ड इन द एक्ट हैव क्लियर कंटेक्स्ट स्पेसिफिक लीगल मीनिंग्स। ओके, और इधर फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन हमारे 2E के अंदर दे रखी है। सेक्शन 2 जो है अब हमारा डेफिनेशन क्लॉज है, तो अब सेक्शन 2E में हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रखा है। जो हमारे पुरानी हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता है इसके अंदर हम हर तरह के पेपर जो आपके डेफिनेशन में दे रखा है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, पेपर एविडेंस की। बट अब जो है वो डिजिटल जो आपके हैं एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट।
ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंक्लूड हो गया है। और उसी के साथ आपके ओरल एविडेंस में इंक्लूड्स ट्रेडिशनल फिजिकल टेस्टिमनी, और इसके साथ साथ वीडियो टेस्टिमनी, इलेक्ट्रॉनिकली गिवन स्टेटमेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द ओरल एविडेंस। सिंपल। अब फिर उसके बाद ये हमने ये आपके डायरेक्ट पीवाईक्यू है पहले भी, ये आपको पता है कि हमारे इंडियन एविडेंस, और ये हमारा क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये इसमें पहले भी हमारे डेफिनेशन क्लॉज में दे रखा है कि ये क्या था, वही डेफिनेशन रिपीट की गई है, बट ये हमारे पीवाईक्यू है। इसको आप फिर से पढ़ लीजिए कि जब भी हम प्रूव्ड की बात करते हैं, हम पहले रेलेवेंसी ऑफ हम फैक्ट्स की बात करेंगे, एक कोई भी आप फिर जो आपके है ना प्रिलिमिनरी के बाद, फर्स्ट और सेकेंड के बाद हम जब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तो उसके अंदर पहली बात हम दो टर्म पढ़ रहे हैं, रेलेवेंसी, फैक्ट्स। तो फैक्ट क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हम कोई फैक्ट की बात करें तो अगर आप कोई इंडियन एविडेंस एक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो बेसिक बात, एक फैक्ट से आप क्या समझते हैं, आप कोई चीज देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सारे स्टेटमेंट जिसके अंदर आप ये बात कर रहे हैं कि आप जिनको महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो आपका एक फैक्ट है। आज मैंने एक भालू को देखा, फैक्ट है। फिर अगर उसको आप डिस्प्रूव कर दें, या मैं बोलूं आज मैंने एलियन को देखा, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तो वो आपकी डिस्प्रूव्ड कोर्ट बिलीव्स द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट और अ प्रूडेंट मैन वुड एक्ट ऑन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। और प्रूव्ड में क्या बात आएगी, कोर्ट बिलीव्स द फैक्ट एग्जिस्ट और अ प्रूडेंट मैन वुड एक्ट ऑन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। ओके, इससे आप ये मीनिंग समझिए कि मैंने एक फैक्ट बोला, आपको बिलीव हुई इस बात पे कि मैंने बोला आज मैंने भालू देखा। भाई आप कोई सफारी पे गए होंगे, आपने बोल रहे हैं कि मैंने भालू देखा, देख सकते हैं, बट अगर मैं बोलूं मैंने एलियन को देखा, तो ये फैक्ट हमारे डिस्प्रूव्ड फैक्ट्स में आएगा कि जो इम्पॉसिबल फैक्ट्स की हम बात करते हैं, वो वहां पे हम डिस्प्रूव फैक्ट्स में हम बात करते हैं, कि जिनको कोर्ट भी बोलेगी कि ये तो बात, ये आदमी झूठी बोल रहा है, तो कुछ भी लपेट लो, ये वाली बातें जो होती है ना हम जो करते हैं, वो डिस्प्रूव में आती है। फिर तीसरी बात जो हम फैक्ट्स में करते हैं, नॉट प्रूव्ड, ये थोड़ी सी बीच की बात आती है। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड, कि एक फैक्ट को हम जब तक नॉट प्रूव्ड बोलेंगे, व्हेन या तो उसको प्रूव भी नहीं किया है बट डिसअप्रूव भी नहीं किया है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए तो हमको एविडेंस लगेगा, ये कोर्ट सिर्फ बोलने से नहीं मान सकती। ओके, फिर तीसरी बात, अब हमने जो बात पढ़ी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा, दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा, वापस आ जाइए, रेलेवेंसी। एक क्राइम सीन है, वहां पे एक आदमी का मर्डर हुआ है, हम ये डिस्कशन चल रहे हैं, हम एक ट्रांजिशन ट्रेल पे हैं कि आप ट्रांजैक्शनल ट्रेल पे चल रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे गाड़ी से फिसला होगा, बाहर आया होगा, किसी ने घसीटा होगा, इसको किसी ने मारा होगा, सर पे चोट लगी है, किसी चीज से मारा होगा, ऐसे आया होगा, सब चीज आप एविडेंस कर रहे हैं, और सडनली आप ये है ना कोई आके ये है ना आपके फैक्ट बोले कि इसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो भाई इसका इस चीज से क्या लेना देना है कि इसका मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, आप कोई अलग ही बात कर रहे हैं जिस बात का उस चीज से लेना देना भी नहीं है, वो तो है ना, वो तो 24 साल का हो गया, कुछ भी ऐसी बात आप कर रहे हैं जिस फैक्ट का आपने फैक्ट बोला, बट इसका आपके जो आप बात कर रहे हैं, आपने दो फैक्ट बोले हैं, बट एक फैक्ट अगर दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट नहीं है तो उस चीज का कोई लेन देन नहीं है, तो उन चीज को हम क्या बोलेंगे, इररेलेवेंट फैक्ट्स। ओके, तो रेलेवेंट फैक्ट्स और ना, तो उन दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए। रेलेवेंसी वर्ड कहां से आएगा, एक रिलेशन से ही तो आएगा। ओके, आप मैथ्स में भी रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ते हैं, तो रिलेशन किस में आएगा, दो सेट में अगर कोई रिलेशन होगा तभी तो वो दोनों सेट में कोई रिलेशन बनेगा। तो पहली बात, अब हमने अभी तक जो पढ़ा, आज बेसिक फर्स्ट क्लास है, इस एक्ट को थोड़ा स्लो चलेंगे, बाकी जो हम अभी तक एक्ट्स खत्म करते आए हैं जो हमारे माइनर एक्ट्स थे, तो इसको थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हुए चले आप, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है क्लास खत्म हो गई, थोड़ी बाकी है, बट जो अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से आप पढ़िए। तो हमने अभी तक जो डेफिनेशन क्लॉज अभी तक हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते आ रहे थे, वो सेक्शन 3 के अंदर पढ़ते आ रहे थे, तो अब वो हमारे बीएसए में किस में पढ़नी है, सेक्शन 2 में। ये तो हमारे लिए इजी हो गया, सेक्शन 2 डेफिनेशन अब बल्कि इजी हो गया। मे शैल प्रेज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ, पहले हमारे ये सेक्शन 4 में एक अलग से डेफिनेशन थी, अब हमारे इसको भी सेक्शन 2 में डाल दिया,
ये भी हमारे लिए इजी हो गया याद करना। अब 2 के बाद में मैंने आपसे बात करी कि यहीं पे आपका चैप्टर 1 जो है इन दो चीज के साथ चैप्टर 1 जो है फिनिश हो गया है, और चैप्टर 2 जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। तो यहाँ ये जो इन इशू, तो ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स इन इशू पहले हम सेक्शन 5 में पढ़ते थे और मैम अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 में। ओके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता है रेस जेस्टे, और ये पहले हम 6 में पढ़ते थे, अब हम आ गए हैं 4 में। और ये सब मैं आपको बेसिकली, अब ऐसे तो पूरी लिस्ट है बट ये आपको पता है कि ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है एक्सपर्ट ओपिनियन। तो पहले आप सभी को पता है, हमको रटा हुआ है, जब भी हम इंडियन एविडेंस एक्ट याद करते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो हम एक्सपर्ट की बात कहाँ करते हैं, हम बात करते हैं मैम सेक्शन 45 में, और अब हम किस में बात करते हैं, सेक्शन 39 के अंदर। इसको रट लेना है, भूलना नहीं है। ये टेबल जो है इसको आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि इनमें से एक पीवाईक्यू, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके पक्का है, पक्का गारंटी। इनमें से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा, चाहे वो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा था, या अब वो आपसे पूछ ले पहले तो इंडियन एविडेंस एक्ट में इतना दे रखा था अब कितने में है, या कुछ भी। बट ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है एक्सपर्ट ओपिनियन का लगता है, बट ये टेबल आप याद कर लीजिए, इनमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये तो आपके, वैसे तो अगर आप देखें हमारे कोर्स में तो हम, क्योंकि अभी तक तो है जो 56 तक आ रहा है, बट 45 तक ये लास्ट एक्सपर्ट ओपिनियन की बात कर रहे हैं। बट ये 2 टॉपिक आप और कर लीजिए कि प्राइमरी एविडेंस की बात, क्योंकि मैम अरेंजमेंट की तो हमको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ता है ना, इसलिए प्राइमरी एविडेंस हमारा 62 में था, अब हम बात करते हैं 57 में। सेकेंडरी एविडेंस 63 में था, अब हम बात करते हैं मैम 58 में। थोड़ी सी ट्रिक्स भी देखेंगे, थोड़े फैक्ट्स भी और देखेंगे, बट इसको हम याद करके रहेंगे। अब जो है क्या क्या मैम हमने डाल तो बहुत सारे ना, सेक्शंस जो हैं आपके ज्यादा नंबर सेक्शंस चेंज नहीं हुए हैं, लगभग उतने ही सेक्शन अभी भी है, आपको भी बेरक दिखाऊंगी मैं। बट हमारे क्या क्या चीजें डिलीट हुई है भाई, आपके जो रिपीट सेक्शन जिन जिन में रिपीट लिखा हुआ आता था उन सबको हटा दिया। बट काहे कोई क्यों आप ना पेपर में लेना लिखते हो, रिपीट करते हो, उनको हटाओ, आगे बढ़ो। तो इनके कारण हमारे कुछ आया, तो सेक्शन आपको पता। अब ये जो डेफिनेशन है ये सब हटा, ये जो है आपकी डेफिनेशन ऑफ इंडिया पैरा 10 सेक्शन 82 एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील 82 22A ओरल एडमिशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टेलीग्राफिक मैसेज, भाई टेलीग्राफ वगैरह आप कौन यूज करता है, हटा दो। पावर ऑफ जूरी, भाई जूरी है ही नहीं अब, पहले के टाइम पे आपको पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोर्ट में एक जूरी हुआ करती थी जिनके ओपिनियन के बेस पे कोर्ट का डिसीजन मैटर करता था। अब हमारे कोर्ट में ऐसा कोई जूरी बैठती नहीं है, तो जूरी का सेक्शन भी हटा दिया। तो ये जो है इनको कंप्लीटली हटा दिया, तो ये एक तरीके से आपको याद भी नहीं करना है। और लगभग आप देखोगे तो आपके इनमें से जो है सेक्शन 322A आप देखेंगे कुछ सेक्शंस ही हैं जो आपको हमारे जो कोर्स में है वो अब हमारे रिमूव हो गए, तो बाकी को आपको माइंड भी करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आगे भी अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं कि जो जो हमारे पुराने अब जो रेलेवेंट नहीं है उन सभी सेक्शंस को हटा दिया गया है। तो एक केस था खुर्शीद अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2018 का, उसमें ये बोला गया था द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट एविडेंस एनालिसिस शुड अवॉइड अ हाइपर टेक्निकल अप्रोच। और अब ये जो है ये आपके क्योंकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम बात कर रहे हैं कि इसके एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंस की। तो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया था एविडेंस मस्ट नॉट बी डिस्कार्डेड ड्यू टू माइनर ट्रिवियल inconsistencies. The ultimate goal is to assess the overall reliability and truthfulness of the evidence. हम जब भी आपको पता है सेक्शन 9 के अंदर ट्रांजैक्शनल ट्रेल बनाते हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई होगी, तो हम जो है वो चाहे वो इवेंट एक छोटी सा फैक्ट है, वो जो हमारा मेन जो हम मर्डर की बात कर रहे हैं, बट वो क्योंकि है ना कि उसका 2 दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था, छोटा सा फैक्ट है, बट वो कुछ चीजें एक ट्रेन की तरह है कि वो एक डब्बा बना के आगे ट्रेन आगे तक जाती जा रही है, जिससे कि वो ट्रेल बन रही है हमारे ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट्स की। तो छोटे फैक्ट्स भी हो, माइनर ही एविडेंस हो, बट कई बार वो ओवरऑल रिलायबिलिटी के लिए, सच्चाई के लिए, एविडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे एविडेंस में हमने इस एक्ट के अंदर पढ़ा था। अब जो है हमारा, आपको मैं बेरक दिखाती हूँ, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था इसका जो है, जो ये पहली बात
हम जो बात करते हैं कि इसका एक्ट नंबर क्या है 47 ऑफ 2023। ये आपका एक हो गया है, क्या है, एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। ओके, ये हमको याद रखते ही हैं। और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में हम बात करते हैं तो उसका क्या बात करते हैं, एक्ट 1 ऑफ 1872। ये हम हमेशा, हमारे लिए बहुत इजी था कि पहला ही एक्ट था और कोई हमको नंबर याद नहीं था। 1872 का पहला एक्ट था 18 जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का। बस बीएसए का हमको, क्योंकि अब ये पहली बार आ रहा है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक्ट नंबर क्या था 2023। ओके, फिर अब जो है ये आपको एक तो ये चीज याद रखनी है कि ये जो चैप्टर 4 है आपका ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट, यहीं तक हमको अभी तक पढ़ना है। जो हमारे पुराने उसमें था वहीं तक हमको इसको पढ़ना है। ओके, और ये जो है हमारा 169 जो है, इसके अंदर आपका 170 वही रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है, यहीं पे हमारा ये एक्ट फिनिश हो जाता है। अब इसके अंदर हमारा जो इसका जो प्रिलिमिनरी जो है वो बात करता है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आपको इसकी डेट ऑफ एसेंस हमने बात कर ली है कि 25 दिसंबर 2023 की हम बात करते हैं। तो इस एक्ट में क्या बोला गया है, ये हमने पढ़ा था, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। अब दिस मे बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये कहाँ अप्लाई होता है, टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब मैं आपसे के साथ में मेरा इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट यूज कर रही हूँ। तो अब हम जो देखें तो पहली बात तो क्या हो गई हमारी, ये जो आपकी ये जो डेफिनेशन है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर उसके बाद आपके एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट नॉट टू एफिडेविट्स। ये आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ये हमारे एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता है, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी आर्बिट्रेटर अप्लाई नहीं होता है। फिर उसके अलावा आपके जो हम बात करते हैं इन द अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ डिसप्रूव डॉक्यूमेंट, ये बात हमारे यहाँ पे सेक्शन 2 की डेफिनेशन में आपको दे रखी है। और यहाँ हमारा जो सेक्शन 3 था वहां पे हमारी और भी डेफिनेशंस थी, कोर्ट की डेफिनेशन हो गई, फैक्ट की डेफिनेशन जो है, फैक्ट की डेफिनेशन अब हमारे हो गई है एफ में, जो कि हम पहले किस में बात करते थे, पहले हमारे नंबरिंग नहीं थी तो कोर्ट की इमीडिएटली बाद सेकंड डेफिनेशन हम फैक्ट की बात करते थे। फिर तो ये बीच में सेक्शन 4 को हमारे ले आए हैं, जो हमारे पहले सेक्शन 4 था, कंक्लूसिव प्रूफ डिसप्रूव डॉक्यूमेंट। ये जो ये डेफिनेशन सब इनको सबको हमारे किस में कर दिया है, आप देखेंगे तो ये किस में हो गए हैं हमारे, ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गए हैं। तो कोर्ट पहली डेफिनेशन हो गई है, फिर कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ की बात ये करता है वन फैक्ट इज, इसमें पहले हम फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने बिल्कुल बेसिक से बात करी थी। सबसे पहले हम फैक्ट की बात करेंगे तभी तो कंक्लूसिव प्रूफ और बाकी चीज की हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं वो बात करेंगे। तो उसी हिसाब से आप पहले चलिए, तो मुझे लगता है आपको ज्यादा इजी रहेगा नंबर याद करने में। तो पहले हमने फैक्ट से बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, फैक्ट्स मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। जिसको भी आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये चीज दिख रही है, आपको महसूस हो रही है, आप किसी भी इसमें आपके सारे सेंसेस आ गए हैं, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, वो क्या हमारे एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ये सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, फैक्ट में बात करते हैं। फिर अब जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन था, इलस्ट्रेशंस जो थे वो भी बहुत आपको पता है कि इसमें से भी क्वेश्चंस निकल आते हैं, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। ओके, फिर दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। ओके, तीसरी बात क्या बोल रहा है, दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। आपने कुछ बोला वो फैक्ट है, किसी ने कुछ सुना
देखा, वो फैक्ट है। तो वही बात हमारे जो हम बात कर रहे हैं सेंसेस की, आपने कोई सर्टेन ऑर्डर में किसी प्लेस को, आपने किसी चीज को अरेंज कर दिया है, वो भी एक फैक्ट है। बोला वो फैक्ट है दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, किसी का कोई विचार है, आपको पता है ये बात हम करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के टाइम पे, अगर किसी पर्सन का होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, acts in a good faith or fraudulently or uses a particular word in a particular sense or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। अब ये जो है ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में हमारे किस तरीके से काम आते हैं, तो ये आपका जो गुड फेथ, फ्रॉडुलेंटली, आपने किस इंटेंशन से कोई काम किया है, ये अपने आप में आपका फैक्ट बन जाता है। आपने किसी के घर में एंटर किया, आपका क्या इंटेंशन था, आपने फ्रॉडुलेंटली किया है, आपने उस पर्सन के, आप किसी के साथ गए हैं, मेहमान बन के गए, आपको इनवाइट किया गया है, या आप चोरी छुपे गए हैं, आपका इंटेंशन क्या था, आपका इंटेंशन ही चुपचाप जाने का था, तो यहाँ पे इंटेंशन मैटर कर रहा है। हमारा फैक्ट तो बेसिकली क्या था, किसी के घर में एंटर करना, बट किस तरीके से, किस इंटेंशन से मैटर कर रहे हैं, क्या है, वो हमारा एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। तो ये भी हमारा एक फैक्ट है। फिर फैक्ट एंड इशू, मैं गाड़ी घर से तैयार हुआ, मैं गाड़ी से निकला, मैं उस पर्सन के, तो ये जो हम घर से तैयार हुआ, गाड़ी से निकला, ये चीजें हमारे फैक्ट एंड इशू नहीं है, ये हमारे लिए रेलेवेंट फैक्ट भी नहीं है। मेन क्या था, हम उसके घर गए। तो जो फैक्ट्स आपके इशू बन जाते हैं, फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी asserted or denied in a suit or proceedings necessary follows। हमारे फैक्ट एंड इशू क्या है, जिसके होने ना होने से क्या है, उसके नेचर से, उसके एक्सटेंट से, किसी की राइट, किसी की लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, किसी ने हाँ किया है, किसी ने डिनाई किया है, ये सब आपके फैक्ट्स पता चलते हैं, तो ये आपके आते हैं फैक्ट एंड इशू। मैं बोलूं कि आप एक गार्डनर हो, आप एक माली हो, मैं आपको बोलूं कि मैं ऑफिस चले जाती हूँ, मेरे घर का गेट खोलना, बाहर ताला लग रहा है, बट आप गेट खोलना मेरे बाहर के गार्डन में, बट आप आना सिर्फ 9 से 12 के बीच में, उसके अलावा मत आना। 9 से 12 के बीच में आना और मेरे गार्डन में ना आप पेड़ काट के कटिंग प्रॉपर करके चल जाना, घास में ये करके चल जाना, मोटर चला लेना, पानी आ जाएगा, पानी दे जाना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई आपके ना दिन में 3 बजे 4 बजे कोई गार्डनर आ रहा है, ताला तो भैया, और वो बोले कि मैंने तो मुझे परमिशन थी, नहीं, यहाँ पे हमारी क्या क्या बात हुई थी, फैक्ट एंड इशू क्या क्या है, मैंने क्या परमिशन दी थी, सुबह 9 से 12 आने की। दूसरी बात, सिर्फ गार्डन में रहने की, आप छत से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भैया आपको परमिशन कहाँ तक थी आपको, तो ये सब जो है। फिर आप एक्स बोल रहे हैं कि मैंने ये चीज आपको मेरे को तो परमिशन दी थी, भाई परमिशन कहाँ तक दी थी, उसका एक्सटेंड कहाँ तक था ऑफ एनी राइट, आपकी राइट है कि आप मेरे घर में घुस सकते थे, एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको एक राइट मिला था। सेम हम बात टेनेंसी के टाइम पे भी करते हैं कि उसको क्या क्या राइट है, कोई लीज पे है उसको क्या क्या राइट है, क्या नहीं है, उनका क्या एक्सटेंट है, ये सारी हमारे फैक्ट एंड इशू बन जाते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records and issue a fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such is a fact and issue। कोई हम भी जब भी सिविल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे भी कोई फैक्ट है, उसको हाँ या ना में कर रहे हैं, वो भी आपके फैक्ट एंड इशू बनता है। ओके, अब इसका एक इलस्ट्रेशन हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। A is accused of the murder of B. At his trial the following facts must be। अब ऐसे क्यों है ना, A को बोला गया है कि वो B के मर्डर के लिए अक्यूज किया गया है, अब उसके ट्रायल में क्या क्या ना फैक्ट्स वो आपके हो सकते हैं, फैक्ट में भी इशू क्या क्या हो सकते हैं कि A ने B की डेथ करी है, दूसरा A का इंटेंशन, A had received grave and sudden provocation, अचानक से A को इतना तेज गुस्सा दिला दिया B ने कि उसने ये काम किया। That A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of doing its nature। या फिर A के जना उस टाइम पे मर्डर करने के टाइम पे वो क्या था, अचानक से उसको कोई अनसाउंडनेस ऑफ, वो उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड था, या इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर कि वो क्या कर रहा है वो समझ नहीं पा रहा था। ये सब आपके क्या है, फैक्ट एंड इशू की बात है। अब
हो गया, आपके फैक्ट हो गया और आपके फैक्ट एंड इश्यू की डेफिनेशन हो गई है। अब हम जो हमने पहले पीछे छोड़ दी है वो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कोर्ट, पहली बात तो कोर्ट क्या है आपके, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ये सभी जो हैं आपके, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि हम एविडेंस एक्ट कभी भी आर्बिट्रेशन के अंदर यूज नहीं करते हैं। तो आपके अंदर कोर्ट के अंदर क्या डेफिनेशंस क्या क्या आएंगे, जजेस, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। फिर कंक्लूसिव प्रूफ मींस वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। मैम इजी लैंग्वेज में समझें तो जिसके अंदर कोर्ट को आपके प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, नहीं चाहिए एविडेंस, आपने कह दिया कोर्ट ने मान लिया, पर ये तो लकीर है। अब ये कंक्लूसिव प्रूफ की बात हमको बहुत मोस्टली जो है हम ये मान के चलते हैं, आपको पता है एक बर्डन ऑफ प्रूफ टर्म भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो आपको पता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ में कि हमेशा जब भी क्रिमिनल के अंदर हम किसी अक्यूज जो आपके साइड होता है उसको ये प्रूफ करना होता है कि वो उसने क्राइम नहीं किया है, तो वो अपने एविडेंस देता है सारे आपके जो एविडेंस के अगेंस्ट, आपके स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट। बट कंक्लूसिव प्रूफ वो कंडीशन है जिसमें किसी ने भी अगर कोई ये बात बोल दी है, चाहे वो अक्यूज्ड है चाहे वो आपके विक्टिम साइड है, अगर किसी ने भी वो बात बोल दी है तो वो आपके लिए कोर्ट उसके लिए एविडेंस मांगता ही नहीं है और ना एडमिसिबल करता है, आपके एडमिट भी नहीं करता, जरूरत ही नहीं है, कोर्ट मान लेती है। अब ये कहाँ होता है आपको पता है, ये हमारे एक लॉ है कि जब कोई रेप की आपकी बात है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर किसी में कर दिया है तो उसके लिए स्टेटमेंट में आपके, फिर पॉक्सो में भी हमने बात करी थी कि वहां पे भी हमको कुछ कंक्लूसिव प्रूफ वाली बात हमने करी थी। कुछ ऐसे चीजें हैं डाउरी डेथ के टाइम पे, कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स रखे हैं जिसके अंदर कोर्ट आपके कंक्लूसिव प्रूफ लेके चलता है, हम आगे उसके साथ पढ़ेंगे। डिसअप्रूव की बात ये भी हमने अभी पढ़ ली है कि कोर्ट जो है वो इतना कि एक नॉर्मल इंसान वो चीज नहीं कर सकता। मैं बोलूं कि मैंने 60 फीट की दीवार पे चढ़ा था फिर उतरा था मैंने, तो कुछ चीजें ऐसे फैक्ट्स जो हैं जिन पे कि नॉर्मल एक प्रूडेंट आदमी, एक्सेप्शनली प्लेयर है, अगर कोई आपके किसी तरह का प्लेयर है, हाई जंप का है, उसकी एक जंप और एक नॉर्मल मेरे जैसा आदमी जंप करे तो उसकी जंप में बहुत अंतर होगा। तो ये हम कोई एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल प्रूडेंट आदमी की बात कर रहे हैं, क्या वो फैक्ट उसके लिए एडमिसिबल है या नहीं है कहीं पे, तो वो फैक्ट कोई नॉर्मल आदमी एग्री कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो कोर्ट की बात करता है कि अगर कोई नहीं कर सकता है वो डिसअप्रूव है, कर सकता है तो प्रूव्ड है। तो डिसअप्रूव की डेफिनेशन हो गई। फिर डॉक्यूमेंट, अब ये डी में आ गई है आपकी डेफिनेशन, पहले हमारे सेक्शन 3 के अंदर आपको पता है दे रखी थी। तो डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड, तीनों फॉर्म्स आ चुकी है, एक्सप्रेस, डिस्क्राइब, रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और एनी अदर मींस बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। हो गई बात, ये हमारे नया एडिशन हो गया है। तो किसी भी तरह का कोई रिटन डॉक्यूमेंट है या आपके कोई फोटो है, वर्ड्स, प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड और डॉक्यूमेंट्स, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स, ये आपके नई, एक और आपकी पता है नई चीज है, ये हमारे पहले हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक, तो ये आपके इसमें ऐड हो गई है डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में, तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। फिर अब एविडेंस क्या है, एविडेंस हमारे मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स including statements given electronically which the court permits, कोर्ट परमिट भी तो करना जरूरी है, और requires to be made before it by witnesses in relation to matters of facts under inquiry, and such statements are called
ओरल एविडेंस। तो हमारे दो तरह के फैक्ट्स जो हैं, दो तरह के एविडेंस हमारे कोर्ट एडमिसिबल करता है। हम दो तरह के एविडेंस की बात करते हैं। पहला बात करते हैं हम ओरल एविडेंस की और सेकंड बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। सेकेंडरी एविडेंस जल्दी जल्दी से कोर्ट लेता नहीं है, बट जो हमारा प्राइमरी एविडेंस होते हैं, ये जो आपके ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हम आगे और बात करेंगे। दो तरह के और एविडेंस होते हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में आपको ये बात वर्ड भी समझ में आ रही होगी, ये डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं किसी चीज को प्रूव करने का। सेकेंडरी एविडेंस जो होते हैं ये जल्दी से आपकी कोर्ट एक्सेप्ट करती नहीं है, इनको एक और आपके सपोर्टिव एविडेंस की जरूरत पड़ती है। ये सेकेंडरी एविडेंस, जब तक कि प्राइमरी एविडेंस आपके मौजूद है, सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं। जब प्राइमरी एविडेंस मौजूद नहीं है तभी आपके सेकेंडरी एविडेंस माने जाते हैं। एग्जांपल दूं, कोई बुक है, जब तक मेरी कोई बुक थी उससे रिलेटेड कोई फैक्ट एंड इशू है, तो जब तक कि मेरी बुक प्रेजेंट हो सकती है वो है प्राइमरी एविडेंस। बट आप बुक की फोटोकॉपी या आप उसका कोई है ना वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल बुक की दे रहे हैं, तो वो आपके सेकेंडरी एविडेंस में आती है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात कर दी है और मैंने आपके डॉक्यूमेंट्री मींस रिटन फॉर्म की बात कर रही हूँ। किसी भी तरह का सेकेंडरी एविडेंस है तो वो आपके एडमिसिबल नहीं है। जब मैं बुक ही दे रही हूँ तो आपको आप क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैं एडिट करके भी तो दे सकती हूँ, ये कोई डायरेक्ट एविडेंस थोड़ी हुआ। जब तक कि उसका मैं जब तक कि आपको ये नहीं बताऊं कि मैं भाई बुक तो सारी आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, कोई बुक पहले हम सालों पहले की कोई बुक बात कर रहे हैं तो उसके क्या एविडेंसेस, उससे रिलेटेड कोई और एविडेंस हम दे सकते हो उस बुक से रिलेटेड, तब ही आपके एडमिसिबल होंगे। जब आपके प्राइमरी एविडेंस हम सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी आपके एविडेंसेस में आते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओरल एविडेंस की और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। फिर मे प्रेज्यूम, ये हमने पढ़ लिया। whenever it is proved by the अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disapproved by call for proof of it। एक कोर्ट जो है वो तब तक इस अधिनियम के अंदर, इस एक्ट के अंदर मान सकती है, किसी फैक्ट को प्रज्यूम कर सकती है, इट मे आइदर रिगार्ड्स एज प्रूव्ड, जब तक कि वो कोई है ना उसको डिसअप्रूव ना कर दे, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या फिर कोई बोल दे प्रूफ दिखाओ कि ये चीज तो नहीं हो सकती, सामने वाली पार्टी बोल दे कि ये चीज तो नहीं हो सकती, आप इसका प्रूफ लाके दिखाओ, या तो ऐसी कंडीशन में ही इसको मे प्रेज्यूम में हम लेते हैं। नॉट प्रूव, जब तक कि कोई प्रूव, इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसअप्रूव्ड, मानी भी नहीं गई है बट डिसअप्रूव भी नहीं गई है, तो नॉट प्रूव्ड बोलते हैं। प्रूव्ड की बात कर ली, जो एक नॉर्मल आदमी बिलीव कर सकता है, एग्जिस्ट करता है। रेलेवेंट, जब तक कि इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस, जब तक कि हमारे जो फैक्ट्स हैं वो किसी है ना उस जो हमारा मेन फैक्ट एंड इशू है उससे जब तक कि वो फैक्ट रिलेट है, तो वो हमारे रेलेवेंट फैक्ट की हम बात करते हैं। कौन कौन से रेलेवेंट फैक्ट होते हैं हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। फिर हमारी लास्ट डेफिनेशन किसकी दे रखी है, शैल प्रेज्यूम की हमारी डेफिनेशन दे रखी है। whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless it is disapproved। वही कि कोर्ट मान के चलेगी, शैल प्रूव जब भी बात आ जाए, यहाँ पे मे प्रूव, शैल प्रूव, इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। ये शैल वाली बात आपको पता है, मैंडेटरी वाली बात हम करते हैं, और मे प्रेज्यूम की बात क्या करते हैं, कोर्ट की इच्छा है, ओपिनियन है, उसको लगता है ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, कोर्ट मान लेगी, नहीं करता है हम नहीं मानेगी, जब तक कि सामने वाली पार्टी उसको डिसअप्रूव ना कर दे। बट शैल प्रेज्यूम में हम बोलते हैं कि जब भी कोई फैक्ट की बात कर रहे हैं और शैल की बात कर दी, तो कोर्ट की मैंडेटरी है कि वो उसको फैक्ट को मानेगी। कोर्ट शैल प्रेज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। जब हमारा कोई फैक्ट ये एज प्रूव्ड है तो कोर्ट को ये बात माननी पड़ेगी अनटिल उसको डिसअप्रूव ना कर दिया जाए। ओके, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की बात हम कर चुके हैं और इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है। हम सेकेंड पार्ट में इसका आगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से हम इस बात में शुरू करेंगे। अब एक बात जो आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमारे पोजीशन में रखता है कि फर्स्ट हमने क्या क्या बात कर ली है, एक्ट नंबर याद रखेंगे दोनों के, उसके केम इनटू फोर्स कब था, फर्स्ट आपको पता है 1 सितंबर था, और इसकी हम बात करते हैं डेट ऑफ प्रेसिडेंट असेंट क्या बात करते हैं, 25 दिसंबर की बात करते हैं। फिर आपके हमने क्या बात करी, जेम्स फिट स्टीफन की बात करी है, हमने डेफिनेशन क्लॉज की बात करी है कि मैं आपसे ये रिवाइज कर रही हूँ कि हमने आज क्या क्या लास्ट में क्या क्या रिवाइज, हमने आज क्या क्या रिवाइज किया सेक्शन। अब हमारे सेक्शन
2 के अंदर डेफिनेशन क्लॉज है, वहां पे हमारे सेक्शन 3 और 4 में जो हमारे सेक्शंस थे अब सेक्शन 2 में दे रखा है। फिर एक एक्सपर्ट ओपिनियन वाली बात, मेरा फेवरेट सेक्शन है, बट अब वो अब किस में आ गया है, 39 में आ गया है, क्योंकि पक्का से है ना आपके है ना आता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो अब वो है बीएसए में किस में आ गया है, सेक्शन 39 के अंदर, जो पहले किस में था 45 में। तो इस तरीके से हम आगे के सेक्शंस रिवाइज करने वाले हैं। हमने ऑब्जेक्ट याद कर लिया है, हमने सेक्शन 1 में चेंज हुआ है, एक्सटेंड यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया है, ये हमने याद कर लिया है। क्लास कैसी लग रही है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है, और आपको आगे हम जो क्या बात करने वाले हैं इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एविडेंस एक्ट शुरू हो गया है, इसकी सीरीज चलेगी लंबी। तो आप इसको चैनल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट के लिए हमको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कि आपके और फ्रेंड्स को बताइए कि कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हम थिंक लीगली पे पढ़ रहे हैं। ओके।